वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार का। हमने आधा जो मौलिक अधिकार कहाँ से आए इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 12, वैसे तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है 12 से 35 तक है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं 12 और 13 को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट 14 से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 12 में भी तो कुछ है। तो 12 अनुच्छेद में क्या है, राज्य की परिभाषा दी गई है, संघ और इसके अंतर्गत संघ सरकार और सभी पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है, राज्य सरकार और सभी पदाधिकारियों के बारे में, स्थानीय सरकार और उनके सभी पदाधिकारियों के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों के असंगत अल्पीकरण। मूल अधिकारों के असंगत क्या है, अल्पीकरण है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि समानता का अधिकार है वो 14 से 18 में है। तो समानता का अधिकार ये एक ऐसा नहीं है, आप लोगों को लगता भी होगा कि समानता का अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार रहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि SC/ST को जो छूट दी जाती है, महिलाओं को छूट दी जाती है, तो कहाँ है समानता का अधिकार, तो इसमें तो नहीं हुआ समानता ना। तो उसके लिए भी इसके अंदर बनाए गए हैं, इस वजह से समान नहीं है लोग, बस सिर्फ समानता का अधिकार कहा गया है। लेकिन इसके अंदर अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स जिसकी वजह से SC/ST को छूट है और महिलाओं को भी छूट दी गई है। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि के समक्ष समानता इसमें कहा गया है। लेकिन बस इतनी ही बात नहीं है, दूसरी बात ये है विधि के समक्ष समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ये AB डाइस की विचारधारा है। इसमें विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान माना जाता है, लेकिन विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है वो USA से लिया गया है। ये भी एक पॉजिटिव अवधारणा है। और इसमें समान परिस्थिति में समान व्यवहार, जैसे अब आप लोग को समझाने की कोशिश मैं करती हूँ। जैसे कि ये जो कहता है बात विधि के समक्ष समानता, इसके अनुसार अभी एक माँ है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, एक इधर एक इधर, ठीक, 2 बच्चे हैं। तो दोनों को वो क्या करती है, 1 गिलास जूस देती है, ठीक, 1 गिलास से इसकी औकात, इसकी माँ की इतनी ही औकात है कि वो डेली इन दोनों को 1 गिलास जूस दे सके, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा, इसमें से ये वाला बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर क्या कहता है कि इसे 1.5 गिलास दूध की ज़रूरत है। तो माँ क्या करेगी कि जो स्वस्थ बच्चा रहेगा उसका, क्योंकि उसके पास और ज़्यादा औकात नहीं है कि बाहर से ले सके, तो जो स्वस्थ बच्चा है उसका आधा गिलास दूध निकाल के इसको दे देगी, सॉरी जूस निकाल के इस वाले बच्चे को दे देगी। अब ये बच्चा ठीक हो जाता है कुछ दिन में, 1.5 गिलास जूस ये पीता है और ठीक हो जाता है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि ये दूसरा बच्चा बीमार हो जाता है और इसको डॉक्टर कहता है कि इसको 2 गिलास जूस की ज़रूरत है। तो माँ क्या करेगी, इसको नहीं देगी जूस, इसको और कुछ दे देगी और इसका वाला भी जूस ले जाकर इसको दे देगी। तो क्या होता है कि बच्चा फिर ठीक हो जाता है, फिर वो अपने हिसाब से दोनों लोगों को जूस देने लगती है। ये हो गया आपका जो है विधि के समक्ष समान संरक्षण। जैसी परिस्थिति होगी परिस्थिति के अनुसार बदलाव, मतलब परिस्थिति के अनुसार लोगों में समानता का वितरण। अब देखिए ये जो पहली वाली बात है विधि के समक्ष समानता, इसमें माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, 1 गिलास दोनों को जूस देती है। ये बच्चा बीमार पड़ता है तो भी ये माँ इसके जूस को नहीं देगी इधर, क्योंकि समानता, विधि के समक्ष जो समानता है ये इसका अर्थ यही है कि अगर ये चाहे जितना भी बीमार पड़े, लेकिन अगर इसे 1 गिलास जूस चाहे जिस परिस्थिति में मिल रहा है तो मिलेगा, इसे भी चाहे जिस परिस्थिति में है ये दूसरा और पहला उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन इसे बस ज़रूरत है अपने 1 गिलास जूस से मतलब है तो इसे मिलेगा, ये कहता है ये। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतनी बातों से। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित होगा। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है,
धर्म के आधार पर, जैसे कि धर्म जाति में भेदभाव नहीं हो रहा है, सरकार खुद ही कर रही है, SC ST वालों को छूट दे रही है, जनरल वालों को नहीं दे रही है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि ये तो भाई भेदभाव है। जन्म स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान, अब जैसे कि राजस्थान का कोई फॉर्म आता है तो राजस्थान ही नहीं, अदर सारे स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कोई फॉर्म आया तो वो क्या करते हैं कि अगर 100 पोस्ट निकलता है तो उसमें 5 पोस्ट कर देते हैं अदर स्टेट वाले, और 95 पोस्ट वहाँ पे जनरल वाले ही सॉरी वहाँ के जो निवासी होंगे वही लोग हो सकते हैं। तो ये तो भेदभाव हुआ, क्योंकि हमें जो नागरिकता मिली है वो राज्य के आधार पे तो मिली नहीं है नागरिकता, हमें तो देश के आधार पे नागरिकता मिली हुई है ना। तो हमें तो वहाँ पे भी पूरी छूट मिलनी चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए, जो कर देते हैं अदर स्टेट में 5 सीट और अपने स्टेट वाले 95 सीट। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी अंदर इसके पॉइंट रखा गया है, इस वजह से वो लोग कर ले जाते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कर पाते। अब उस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। अब लिंग कह रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव। अब देखो, महिलाओं को जो होता है मैटरनली छूट मिलता है, जैसे कि उनको अगर बेबी कंसीव हो की है उनके तो 9 मंथ की छूट मिल जाती है। और रिजर्व, जैसे कि कहीं भी सीटें हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, कोई भी कॉलेज हुआ, तो वहाँ पे सीटें क्या की जाती हैं, रिजर्व होती हैं महिलाओं के लिए। कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं। तो ये भी तो लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अगर आप बातें पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। इसके अंदर भी पॉइंट है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 15(1) में क्या कहा गया है कि राज्य को यह आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। केवल, ये शब्द याद रखेंगे, केवल धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और कोई कॉजेज होगा और कोई कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो भेदभाव कर सकता है, लेकिन केवल इसी के आधार पर नहीं कर सकता है। यह प्रावधान निजी कंपनियों पर लागू नहीं होगा। अब जैसे कि कोई निजी कंपनी है तो वो अगर अपने यहाँ किसी महिला को रखना चाहती है किसी पोस्ट पे, किसी स्पेशली पोस्ट पे, तो वो रख सकती है, उस पर लागू नहीं होगा। किसी भी मेल कैंडिडेट को रखना चाहती है तो रख सकती है। उपयुक्त शब्द केवल इन्हीं शब्दों तक सीमित नहीं है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अब जैसे कि जो महिला हैं उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता कि वो महिला हैं इसलिए दिया जाता है, बल्कि इसलिए दिया जाता है कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसी है, उनको नीड है इसकी। उनकी जो बॉडी है वो दूसरी टाइप सी है, मेल से अलग है, जिसकी वजह से उनकी दैनिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसलिए उनको दी जाती है। अब जैसे कि कहीं आप गए हैं, जो ये बस वगैरह होती है फ्री कर दी गई, बस में जो महिला सीटें होती हैं वो कुछ सीटें रिजर्व इसलिए होती हैं, ये नहीं इसलिए नहीं होती कि वो महिला है इसलिए उनके लिए सीट है, बल्कि इसलिए होती है कि महीने के किसी दिन में किसी महिला को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप लोग को जानते हैं मेंस वगैरह आ गया तो उनको पेन है, वो उनको खड़े होने में प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी कंसीव की है तो इस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए उनको वो सीट दिया गया है कि अगर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे बैठ सकती है। और जैसे कि कोई विकलांग है, विकलांग के लिए सीट रिजर्व रहती है, ये विकलांग की सीट है। तो अगर कोई विकलांग है तो समान जगह पे ये भी विकलांग, एक विकलांग, 2 विकलांग, दोनों विकलांग हैं तो दोनों के लिए एक ही जैसी काम किए जाएंगे, एक ही जैसी स्वतंत्रता दी जाएगी। लेकिन अगर ये विकलांग है, आप स्वस्थ हो, तो फिर विकलांग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि चलिए आप जो सीट है उस पर बैठिए। तो ये इसके अंतर्गत कहने का मतलब है। यह सुविधा महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर के आधार पर, ना कि लिंग के आधार पर। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लिंग के आधार पर जैविक अंतर का मतलब होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके लिए
जो प्राइमरी के टीचर हैं, अभी हाल ही में उन लोगों ने धरना किया था कि जो महिलाएं हैं उनको क्यों अवकाश दे दिया जाता है 1 ईयर का, तो हमें भी ये चाहिए। तो भाई तुम लोग की बॉडी वैसी नहीं है जो तुम लोग को मिल जाएगी अवकाश। फिर सुप्रीम कोर्ट में इसने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है, ये लिंग के आधार पर नहीं, ये आपकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ऐसा किया गया है। तो ये सब बात थी। आते हैं मुद्दे पे। तो अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनी पर भी लागू है। अब देखिए, इधर कह रहा था प्राइवेट कंपनी पर नहीं लागू है, लेकिन 15(2) में कहा गया कि प्राइवेट कंपनी पर लागू है। तो इसका मतलब समझिए, इसमें ये है कि जैसे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें दुकान है, सार्वजनिक स्थान है, होटल है, मनोरंजन का स्थान है या राज्य द्वार है, कहीं घूमने का स्थान है, कोई दुकान है, कोई होटल है, तो उस पर तो ये नहीं कर सकते ना कि हाँ यहाँ पे बस अगर वो चाह रहे हैं जनरल वाले ही आए तो जनरल वाले ही आए, यहाँ पे चाह रहे हैं कि महिला ना आए तो ना आए, ऐसा नहीं कर सकते। विकलांग ना आए, SC ST ना आए मेरे यहाँ, तो ये यहाँ पे सार्वजनिक स्थान पे लागू नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन दंडित किया जाएगा। आंशिक या पूर्णतः सहायता प्राप्त कोई कुआं, तालाब या सार्वजनिक समागम, जैसे कि कोई कुआं है, तालाब है, अगर सरकार से थोड़ी भी आपको हेल्प मिली है, जैसे कि जो गांव में सरकारी नल होते हैं, तो वो सरकारी नल आप अपनी किचन में नहीं लगवा सकते हैं। आप क्या करेंगे, रोड बाहर ही लगवा सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक है, उसको चाहे जो यूज कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है कि 15(1) और 15(2) का कोई भी प्रावधान राज्य को बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। जैसे कि अगर राज्य कोई बच्चा या महिला के लिए कोई विशेष प्रावधान कर रहा है, जैसे कि जो सीटें रिजर्व रहती हैं कॉलेज, जो महिलाओं के लिए देखे होंगे आप लोगों ने कि बहुत सारे महिला विद्यालय होते हैं, महिला कॉलेज होते हैं, जैसे JJIC, कस्तूरबा गांधी, ये सब जो कॉलेज वगैरह हैं, ये सब महिलाओं के लिए ही हैं। और अगर बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ भी कर रहा है, क्योंकि महिला की जाति ये मानी जाती है कि बहुत काफ़ी टाइम से महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पढ़ाई में अभी भी महिलाओं का रेशियो मेल के अकॉर्डिंग कम है। तो इसलिए महिलाओं में अगर कुछ भी उनके लिए किया जाता है तो वो कर सकती है सरकार। और जैसे महिला प्रसूति का अवकाश लेना, अगर महिला कोई प्रेगनेंसी कंसीव की है तो वो अवकाश उसको दिया जा सकता है, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। राज्य महिलाओं के लिए कोई शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है, जैसे कस्तूरबा गांधी कॉलेज, JJIC, जो मैंने आपको बता ही दिया। 15(4) में है, राज्य अपने शैक्षणिक संस्थानों जैसे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज के लिए विभिन्न समुदाय के अनुपात को समान करने के लिए अपने पिछड़े हुए निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर कहीं पे रेशियो कम है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, कहीं पे भी रेशियो कम है, तो वो क्या करेगी, माना कि जनरल की जैसे कि 100 सीटें हैं मेडिकल कॉलेज में, ठीक, उसमें से 100 सीटें ऐसी हैं जो कि पहले से ही रेशियो आ रही हैं। जो 100 सीटें हैं उसमें से 50 जो है जनरल है, और उसमें SC ST मानते हैं BC हैं, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार, तो SC ST वालों की कट ऑफ कम कर देगी, जिससे कि जनरल और OBC और SC ST सबकी क्या हो, रेशियो बराबर हो। और ऐसा भी हो सकता है जैसे कि महिला की कमी हो, जैसे कि 100 सीटें हैं, उसमें 50 या फिर 80 जो हैं सिर्फ मेल ही हैं, और महिलाएं बस 30 ही हैं, तो फिर महिला और पुरुष दोनों की रेशियो को बराबर करने के लिए महिलाओं की कट ऑफ कम कर दी जाएगी, जिससे कि महिला भी हो जाए। तो ये होता है कट ऑफ को कम करना या फिर उनका प्रावधान, ये सब शैक्षणिक संस्थान के अंदर, ये इसके अंतर्गत आता है 15(4) के अंतर्गत। 15(5) 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया।
तो 93वें संविधान के अंतर्गत ये 15/4 जोड़ा गया। ये जोड़ने का एक कारण ये था, मुझे सन नहीं याद आ रहा है, 2005 के पहले की बात है। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज की एक लड़की रहती है जिसका सपना रहता है कि वो डॉक्टर बने। तो फिर वो उसे छूट, मतलब वो पास तो रहती है, बट SC ST या फिर किसी छूट की वजह से क्या किया जाता है कि उसको फेल करके, उसको मतलब बैक करके किसी दूसरे को ले लिया जाता है। तो वो क्या करती है, जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचना दर्ज करती है कि अगर हमारा रेशियो कम है तो मुझे भी छूट मिलनी चाहिए। तब से ये सब के प्रावधान को जोड़ा गया। फिर वो वहीं पे आग लगा लेती है और आत्महत्या कर लेती है। कहती है मेरा सब जीवन का सपना यही था कि मैं डॉक्टर बनूं, अगर डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी मैं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। और ये मेरा, मैं पास भी हुई हूँ, अगर मेरी जो कट ऑफ कम जानी चाहिए मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि मेरा रेशियो कम है। तो फिर उस पे भाई सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको सोचना पड़ गया। फिर देखिए 15/4 उन्होंने ये जोड़ दिया 2005 में 93वें संविधान संशोधन के तहत। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 16 में क्या कहा गया, 17 में क्या कहा गया, 18 में क्या कहा गया, ये सब देखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।